हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका प्यारा जंतु विज्ञान का टीचर। ठीक है दोस्तों। तो पिछली बार पिछले यानी भाग एक में किस चैप्टर के श्वसन और गैसों का विनिमय, तो हम लोग श्वसन और गैसों का विनिमय जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। तो इसके भाग एक में आपने पढ़ा कि श्वसन होता क्या है, श्वसन क्यों होता है। तो आपने पढ़ा कि श्वसन का होना क्या कहलाता है कि जब गैसों का विनिमय होता है वातावरण और हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच। तो वातावरण से ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वो वातावरण में जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्यों जरूरी है शरीर के लिए? तो श्वसन क्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं वो रक्त के द्वारा हमारी कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करता है भोजन को जलाने में, और जब भोजन जलता है तो उससे प्रोड्यूस होती है ATP यानी एनर्जी, ऊर्जा, और प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन के थ्रू यानी श्वसन के द्वारा ही बाहर निकाल दी जाती है, उच्च श्वसन क्रिया के द्वारा। ठीक है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा कि हमारे बाह्य नासा छिद्र होते हैं जो कि नासा कक्ष के द्वारा हवा को लेके जाते हैं आंतरिक नासा छिद्र में, और आंतरिक नासा छिद्र के द्वारा वो हवा पहुंचती है ग्रसनी में, और ग्रसनी से पहुंचती है कंठ में। तो हम लोग अब उसी को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक डायग्राम के द्वारा। ठीक है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप उसको पहले बनाओ और फिर हम लोग आगे उसके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो साथ साथ मेरे बनाते चलो। जो भी बात कंफ्यूज करे उसको जो है बताते चलना। ठीक है। तो मैं तुम्हें वो क्लियर करता चला रहूंगा, छोड़ मत देना। जो भी कंफ्यूजन लगे तुरंत पूछते जाओ। ठीक है बेटा। पहले इतना ही डायग्राम समझाते हैं तुम लोग को। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बनाते आएंगे, थोड़ा थोड़ा समझाते आएंगे। तो हम लोग ने इसको क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था हम लोग ने कंठ द्वार ढक्कन। कंठ द्वार ढक्कन। ठीक है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था? कंठ। ये क्या होता है? कंठ। ठीक है। तो सबसे पहले कंठ द्वार ढक्कन और कंठ की बात करते हैं। तो बेटा जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कंठ वो जगह होती है, नाम से क्या पता लग रहा है? कंठ से, कि यहां से आवाज बनती है। तो कंठ में आवाज कैसे उत्पन्न होती है? कंठ में होते हैं अंदर साइड में कुछ फाइबर्स यानी कुछ रेसे, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे। तो ये जो रेसे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड यानी स्वर तंतु। इन्हीं स्वर तंतु में जब कंपन होता है, ठीक है, और कब कंपन होता है? उच्च श्वसन के द्वारा। जब हवा फेफड़ों से बाहर आती है, तो मैं जो बोल रहा हूं, तो हवा जब फेफड़ों से बाहर आएगी और इन्हीं स्वर तंतुओं को वाइब्रेट कराएगी यानी कंपित कराएगी, तो उसी कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है हमारी आवाज। ठीक है। आपने कभी गिटार बजाया होगा या लोगों को गिटार बजाते देखा होगा। तो बेटा जो गिटार में आपने ध्यान दिया होगा, एक मोटा वायर होता है, एक मोटा तंतु होता है जिसको बजाने से आवाज आती है डुंग 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 डुंग। ठीक है। और एक बहुत पतला वायर होता है, बहुत पतला तंतु होता है, उसको बजाने से आवाज आती है टिंग 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 टिंग। ठीक है। तो मोटा वायर जो होता है ना, उसको जब वाइब्रेट करते हैं तो डुंग डुंग की आवाज, और पतले वायर को आवाज करते हैं तो डिंग डिंग की आवाज आती है। ठीक है। तो वो जो डुंग और डिंग की आवाज है इसको समझाता हूँ। तो जब कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की छोटा होता है, छोटा होने का मतलब यौवनावस्था से पहले के समय, ठीक है, तो आप उनकी आवाज सुनिए आंख बंद करके, तो आपको दोनों की आवाज में कोई फर्क नहीं मिलेगा, यानी लड़के और लड़की की आवाज एक जैसी महसूस होगी आपको। लेकिन जब लड़का बड़ा हो जाता है, वो अपनी यौवनावस्था को आरंभ कर देता है, तो उसके अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। वो क्या करता है? उस पतले वायर को मोटा वायर बना देता है। ठीक है। वो पतला जो अंदर गिटार का वायर था, स्वर तंतु था, उसको क्या कर देता है? उसको मोटा बना देता है। इसीलिए लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। ठीक है। जबकि लड़कियों की आवाज महीन रहती है। बात समझ में आ रही है? तो महीन और मोटी आवाज के पीछे क्या कारण है? महीन आवाज शुरुआत में लड़का और लड़की दोनों की होती है, यौवनावस्था से पहले। लेकिन जब यौवनावस्था में आते हैं तो लड़कियों की आवाज तो महीन तब भी रह जाती है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रहता है, जबकि
लड़कों की आवाज जो है वो भारी हो जाती है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या काम करता है, उस पतले तंतु को मोटा बना देता है। ठीक, और वो स्वर तंतु होता कहाँ पे, कंठ में। ठीक, तो कंठ के अंदर प्रेजेंट होता है स्वर तंतु। अब हम कंठ की बात करते हैं। तो कंठ बेटा बना कैसे होता है, तो कंठ बना होता है कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, उपास्थि, यानी किससे बना होता है ये, तो उपास्थि का बना हुआ एक बॉक्स होता है, उपास्थि का बना बक्सा है ये। ठीक है, दूसरी बात इसकी कंठ की, कंठ में क्या उत्पन्न होती है, आवाज। तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तीसरी जो बात आती है कंठ की, तो इसमें उपास्थि तो खूब सारी होती है। कितनी उपास्थि होती है, 6 तरह की, 6 तरह की उपास्थि होती है। लेकिन आपके कोर्स में ये सब है नहीं, तो मैं सारी 6 तरह की उपास्थि नहीं बताऊंगा आपको, केवल आपको एक उपास्थि बनाऊंगा। इसमें इसमें मतलब कंठ में। ठीक है, तो मैं कंठ में लिख दे रहा हूँ, सीधे सीधे कंठ की जानकारी लिख रहे हैं हम। कंठ में एक बड़ी उपास्थि होती है, बड़ी उपास्थि होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम थायराइड उपास्थि कहते हैं। थायराइड उपास्थि, ठीक है, उपास्थि कहते हैं। अब ये थायराइड उपास्थि जो होती है, ये इसका नेचर देखते हैं क्या क्या है। तो ये जो है, अब थायराइड उपास्थि के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी है। फिर दूसरा पॉइंट क्या, कैसे शेप की होती है, सी शेप्ड की। ए बी सी डी वाला जो सी होता है, सी के आकार की होती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, इसके अंदर एक जो है वो उभार पाया जाता है, उभार उपस्थित होता है, होता है, जिसे एडम का सेब कहते हैं। एडम सेब, सेब के आकार का होता है, कहते हैं। ठीक बेटा, तो आपने ध्यान दिया होगा, जो दुबले पतले लड़के, लड़कों में ही होता है, एडम का मतलब होता है लड़का। ठीक है, ये एक ग्रीक जो है धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है एडम। तो एडम का मतलब होता है लड़का, और लड़कों में यहाँ पर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर आप देखेंगे, दुबले पतले लड़कों में बहुत अच्छे दिख जाए आपको। यहाँ पे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर यूं बाहर निकला रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग किसी किसी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, किसी किसी में कम होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग एडम शेप कहते हैं, एडम एप्पल। ठीक, और ये उभार जो होता है वो किस उपास्थि के ऊपर होता है, थायराइड। थायराइड उपास्थि कैसे शेप की, सबसे बड़ी है, सी आकार की है। ठीक है, तो कंठ के अंदर 6 तरह की उपास्थि से बना हुआ ये पूरा बॉक्स है, 6 तरह की उपास्थि होती है। इनमें क्या होता है, इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, स्वर तंतु। इनमें एक सबसे बड़ी उपास्थि होती है जिसे हम लोग थायराइड उपास्थि कहते हैं। ये सबसे बड़ी है, सी के आकार की, और इसमें क्या पाया जाता है, एडम का सेब, यानी एडम एप्पल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लैरिंग से, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। आप लोग ने बेटा नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, अब कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंठ को हम लोग स्वर यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्वर यंत्र। कंठ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर यंत्र भी कहते हैं। ठीक, तो कंठ का दूसरा नाम है स्वर यंत्र। ठीक बच्चों, अब आगे की चीज देखते हैं। तो ये तो हो गया एक बात जो हम लोग ने पढ़ डाली पूरी, है ना। अब मैं इन सबको रब कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं मिटाएंगे तो हमारा लेबलिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये जो है ये कहलाती है श्वास नाल। क्या कहलाती है बेटा, श्वास नाल। और इनमें आप देख रहे हैं लाल रंग की, ये जो लाल रंग के स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं, है ना, इनको बोलते हैं अपूर्ण उपास्थि वलय। क्या बोलते हैं बेटा, अपूर्ण उपास्थि वलय।
वलय। ठीक है, श्वास नाल के अंदर मौजूद होती हैं अपूर्ण उपास्थि वलय, और श्वास नाल का ही दूसरा नाम होता है वायु नलिका। क्या नाम होता है बच्चों? वायु नलिका। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जो हवा थी वो नासा पहले बाह्य नासा छिद्र से होती हुई कहाँ गई? नासा कक्ष में। नासा कक्ष से कहाँ गई? आंतरिक नासा छिद्र में। आंतरिक नासा छिद्र से कहाँ गई? ग्रसनी में। ग्रसनी से होती हुई कहाँ गई? कंठ में। और कंठ से कहाँ गई? श्वास नाल में। जब वो श्वास नाल में पहुंचती है तो श्वास नाल के अंदर खूब सारी होती हैं अपूर्ण उपास्थि वलय। हमारे में ये अपूर्ण होती हैं, जबकि जो तिलचिट्टा यानी कॉकरोच जो होता है उसके अंदर ये पूर्ण उपास्थि वलय होती हैं। ठीक है, तो हमारे में अपूर्ण उपास्थि वलय होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है श्वास नाल को, जब हवा को हम लोग बाहर फेंकेंगे तो श्वास नाल चिपक ना जाए, पिचक ना जाए। ठीक है, तो इसलिए ये अपूर्ण उपास्थि वलय उनको अपनी जगह पे रोकती है। ठीक है, तो अपूर्ण उपास्थि वलय का कार्य क्या होता है बेटा? ये श्वास नाल को बहुत चिपकने से आपस में रोकती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे का करेक्टर देखते हैं। अब श्वास नाल जो होती है बेटा, अब यहाँ पे हमारी श्वास नाल होगी, मेरी श्वास नाल यहाँ पे होगी, वो फिर यहाँ पे आके यूं दो भागों में विभाजित हो जाती है, और उन भागों को बोलते हैं प्राथमिक ग्रसनी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक ग्रसनी। तो ये जो दोनों भाग मैंने दिखलाए हैं ये क्या है? ये है प्राथमिक ग्रसनी। क्या है ये? प्राथमिक ग्रसनी। और ये प्राथमिक ग्रसनी जो होंगे, है ना, ये आगे कहाँ जाएंगे बेटा? ये प्राथमिक ग्रसनी प्राथमिक, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिर उसके बाद बनाता हूँ। ठीक है, प्राथमिक ग्रसनी दो भागों में फिर से विभाजित हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, जो ये श्वास नाल है, ये पांचवी जो हमारी वक्षीय कशेरुक होती है, हमारे में पीछे साइड में पूरा कशेरुक दंड है, आपको मालूम है, यानी बैकबोन जो हमारी है, और उन बैकबोन में जो वक्षीय इस जगह होती है, ये पूरी गुहा जो होती है वक्षीय गुहा होती है। तो वक्षीय गुहा में जो पीछे वक्षीय कशेरुक दंड पाई जाती है, और वक्षीय कशेरुक दंड जो होती है वो 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो वक्षीय कशेरुक दंड जो 12 होती है, तो पांचवें नंबर का जो कशेरुक दंड होगा वक्षीय, जैसे मान लीजिए हमारी श्वास नली यहाँ पे आई इस जगह पर, तो इस जगह में हम पीछे जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये हिस्सा कौन सा होगा? पांचवी वक्षीय कशेरुक का। तो पांचवी वक्षीय कशेरुक पे जाकर ये जो मेरी श्वास नाल थी ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, और उन भागों को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक ग्रसनी। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक, तो श्वास नाल जो होगी बेटा वो पांचवी वक्षीय कशेरुक के पास आकर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, और उन दोनों भागों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक ग्रसनी। ठीक, तो प्राथमिक ग्रसनी को मैं दिखला दिया यहाँ पर। प्राथमिक ग्रसनी जो है वो किसमें टूट जाएगी? फिर वो फिर से विभाजित हो जाएगी और बनाएगी द्वितीय ग्रसनी। द्वितीय ग्रसनी फिर से दो भागों में विभाजित हो जाएगी और बनाएगी तृतीय ग्रसनी। और तृतीय ग्रसनी जो है, तृतीय ग्रसनी फिर से दो भागों में विभाजित हो जाएगी और ये बना देगी प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीय श्वसनी, ग्रसनी में बोल रहा था, सॉरी, श्वसनी है वो। ठीक है, तो मैं नोट कर दे रहा हूं उसको। ये मान लीजिए आपके फेफड़े हैं, तो प्राथमिक श्वसनी ये हो गया, ये हो गया प्राथमिक श्वसनी। फिर यहां से जो हवा है वो कहाँ जाएगी, यानी ऑक्सीजन? द्वितीयक श्वसनी में। जब प्राथमिक श्वसनी विभाजित हो जाता है तो क्या बन जाता है? द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी। फिर यहां से वो कहाँ जाएगी? तृतीयक श्वसनी में। कहाँ जाएगी? तृतीयक श्वसनी में। तृतीयक श्वसनी से बेटा कहाँ जाएगी वो? श्वसनिका में। कहाँ जाएगी? एक ये निकट श्वसनिका होती है, और एक दूरस्थ श्वसनिका होती है। ठीक है बेटा, तो ये दूरस्थ श्वसनिका ये खुल जाती है कुपिकाओं में।
ठीक है, ये क्या हो गई, वायु कोपिकाएं। ठीक, प्रारंभिक श्वसनिका, ठीक है, प्रारंभिक श्वसनिका, ये भी आप उसको कह सकते हो। और दूरस्थ श्वसनिका को आप बोल सकते हो अंतिम श्वसनिका, अंतिम श्वसनिका। ठीक है, तो देखिए कंठ से जो वायु है वो कहाँ गई, श्वासनाल में। श्वासनाल पांचवी जो बच्ची का शेरुक थी वहां पे आके विभाजित हो गया, प्राथमिक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी में, तृतीयक श्वसनी में, और फिर तृतीयक श्वसनी डिवाइड होके क्या बनाएगी, विभाजित होकर बनाएगी निकट या प्रारंभिक श्वसनिका, और प्रारंभिक श्वसनिका से क्या बन जाएगा, दूरस्थ श्वसनिका। ठीक है, और इन सभी में ये अपूर्ण उपास्थि वलय उपस्थित होते हैं, तो इन सब में अपूर्ण उपास्थि वलय बनाते चले हैं। यानी प्राथमिक श्वसनी में भी उपस्थित होता है अपूर्ण उपास्थि वलय, द्वितीयक श्वसनी में भी उपस्थित होता है अपूर्ण उपास्थि वलय, तृतीयक श्वसनी में भी उपस्थित होता है अपूर्ण उपास्थि वलय। ठीक है, प्रारंभिक श्वसनिका में भी उपस्थित होता है अपूर्ण उपास्थि वलय। ठीक बेटा, लेकिन दूरस्थ वाले में नहीं होता है। ठीक, तो किसमें नहीं होता है, तो दूरस्थ श्वसनिका में उपास्थि वलय नहीं होता है, उपास्थि वलय, उपास्थि वलय नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक, तो क्या लिखेंगे, श्वासनाल जो होती है वो पांचवी बच्ची का सिरुक के पास आकर किसमें विभाजित हो जाती है, दो भागों में, दो भागों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी। एक चला जाता है बाएं फेफड़े की ओर और एक चला जाता है दाएं फेफड़े की ओर। फिर वहां से वो कहाँ जाती है, द्वितीय श्वसनी में। द्वितीय श्वसनी जो है वो प्राथमिक श्वसनी से विभाजित होकर बनती है, फिर द्वितीय श्वसनी विभाजित होकर बनाती है तृतीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी विभाजित होकर बनाती है निकट श्वसनिका, और निकट श्वसनिका दूरस्थ श्वसनिका को बनाती है। फिर दूरस्थ श्वसनिका किसमें खुल जाती है, वायु कोशिकाओं में। ठीक है, तो इतना डायग्राम नोट करिए आप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वायु कोशिकाओं की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी, वायु कोशिकाओं की। तो अच्छा, आपने क्या क्या पढ़ा कि श्वासनाल में हवा गई, फिर कई प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी विभाजित होकर द्वितीय बनाया, द्वितीय श्वसनी विभाजित होकर तृतीय, तृतीय विभाजित होकर निकट श्वसनिका। यहाँ तक तो आपको क्या मिलेगी, अपूर्ण उपास्थि वलय, जो कि क्या काम करती है, इनको आपस में चिपकने से, जब हम लोग उच्छ्वासन करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो इनको आपस में चिपकने से रोकती है। ठीक है, लेकिन जो है ये दूरस्थ श्वसनिका के अंदर, दूरस्थ श्वसनिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो दूरस्थ श्वसनिका में उपास्थि वलय नहीं होता है, और वायु कोशिकाओं में भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं वायु कोशिकाओं की, कि वायु कोशिकाएं हैं क्या क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वायु कोशिका की डिटेल लिख रहा हूँ। ठीक, तो अगर हम देखें तो दोनों फेफड़ों में मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है, 300 मिलियन। तो दोनों फेफड़ों में इनकी संख्या, दोनों फेफड़ों में मिलाकर इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 300 मिलियन। ठीक है, 300 मिलियन होती है। ये बनी कैसे होती है, सरल सल्की उपकला की ये बनी होती है, सल्की उपकला से बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये जो वायु कोशिकाएं होती हैं ये बहुत पतली झिल्ली की बनी होती है, जिनसे इनके और रक्त केशिकाओं के बीच में, अच्छा इनमें रक्त केशिकाएं बहुत ज्यादा होती है, इनमें रक्त केशिकाएं बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इनके द्वारा क्या होता है, श्वसन गैसों का विनिमय,
इनके द्वारा श्वसनीय गैसों का, श्वसनीय गैसें कौन सी होती है बेटा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय मिश्रण विधि द्वारा, मिश्रण विधि द्वारा होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई एक बात। अब वायु कोशिकाओं के बारे में क्या क्या बातें हैं? वायु कोशिकाएं सिंगल लेयर की बनी होती है, यानी एक ही परत की बनी होती है। और ये परत किससे बनी होती है? सरल संयुक्त उपकला से। अगर आपको सरल संयुक्त उपकला के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप जो है जो ऊतक वाला चैप्टर है, जंतु ऊतक, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिएगा। फिर दोनों फेफड़ों में इनकी संख्या मिलाकर कितनी होती है? 300 मिलियन। फिर इसके बाद इनमें खूब सारी रक्त केशिकाएं होती हैं, और इन्हीं रक्त केशिकाओं में जो उपस्थित रक्त होता है उससे ये गैसों का विनिमय करती है। कौन सी विधि द्वारा? विसरण विधि। अब सवाल ये, विसरण विधि होती क्या है? तो विसरण विधि बेटा क्या होती है? विसरण विधि का मतलब होता है जब कोई अपने ज्यादा सांद्रता से, ज्यादा सांद्रता से, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, मतलब जिधर वो ज्यादा है उधर से वो कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण विधि। तो कोई भी चीज, जैसे घर में हम लोग नहीं परफ्यूम छिड़कते हैं, सेंट छिड़कते हैं, तो हमारे पास ज्यादा है और दूर बैठा व्यक्ति भी उसकी वहां तक उसकी खुशबू आ जाती है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ ज्यादा से कम की ओर जाना, इधर ज्यादा कोई चीज है उधर से कम की ओर जाना ही क्या कहलाता है? विसरण विधि। तो विसरण विधि का मतलब होता है जब भी कोई चीज अपनी ज्यादा आयतन से या ज्यादा दबाव से या ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता, कम आयतन या कम दबाव की ओर जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण विधि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा रास्ता, और साथ साथ क्या पढ़ लिया? मानव प्रबंधन का ही वायु कोशिका। अब नेक्स्ट दूसरा जो तीसरा भाग रहेगा उसमें हम लोग फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।